आपने इरफान सर का नाम भी लिया और उनके साथ तो आपने भी काम किया है। कमाल के एक्टर, कमाल के इंसान, बहुत वेल रेड इंसान, पढ़े लिखे इंसान। और मैं जितनी बार भी जब मैं बात करता हूँ इरफान सर के बारे में तो हमेशा गूज बम्स होते हैं। अभी मैं बात कर रहा हूँ तो आज के परिप्रेक्ष्य में आप कैसे देखते हैं थिएटर में क्या बदला है? आज की डेट में थोड़ा सा एक्टर्स को जल्दी बहुत सारी चीजें चाहिए। पेशेंस जो हम लोग बात कहते हैं कि थोड़ा सा कम हुआ जरूर है। क्या आपको पोटेंशियल दिखता है यंग बच्चों में? कमाल का काम करते हैं बच्चे। उनका जो सीखने का जो नजरिया है वो बड़ा जबरदस्त है। मतलब आप सोच नहीं सकते कि वो एडिटिंग भी करेंगे, वो शूट भी करेंगे, वो लिखेंगे भी। मेथड एक्टिंग में कई बार जो एक्टर बहुत डूब जाता है। अक्सर जैसे नजीर साहब भी कहते हैं कि अटैचमेंट और डिटैचमेंट या किसी भी एक्टर के लिए बहुत जरूरी होता है कि एक चीज से जुड़ो और हटो। तो ये टाइपकास्ट वाला जो एक एक्टर के लिए सबसे खराब एक शब्द है कि आप टाइपकास्ट हो गए। जो अब्यूजिव लैंग्वेज होती है उसको तो मैं भी मतलब पक्षधर नहीं हूँ, लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि जानबूझ करके बहुत स्टाइल दिखाने के लिए, उसको बहुत ग्लोरीफाई करने के लिए डिलिबरेटली जाती है गालियाँ। गैंग्स ऑफ वसीपुर का एग्जांपल लिया जाता है, लेकिन गैंग्स ऑफ वसीपुर में अगर आप देखें जिस तरीके से सिनेमा और जिस तरह का काम उस फिल्म में निकल करके आया, इतने सारे एक्टर्स को उसमें काम मिला। मवी मधुमक्खी का एक छत्ता था, इरफान का 2 दिन बाद शूट था। आया, उसने ऐसे नजर मिलाई और कह रहे छत्ता कहाँ गया? आंखें लाल उस आदमी के गुस्से में कि क्या किया तुमने। अभिनय की दुनिया को कहा जाता है कि ये हमारी सोसाइटी का एक रिफ्लेक्शन है जो सिर्फ स्टेज तक ही सीमित नहीं है, बल्कि एक हमें जीने का तरीका भी सिखाता है। तो आज उसी अभिनय की दुनिया से हमारे साथ हैं नवनीत गैरोला जी, जो कि अपने थिएटर और एक्टिंग के बहुत सारे अपनी विधा को एक्सप्लोर कर चुके हैं। चाहे वो थिएटर का स्टेज है, चाहे वो बॉलीवुड है, चाहे OTT का मंच है, कश्मीर फाइल्स, पान सिंह तोमर और अमेजॉन OTT प्लेटफॉर्म में मिट्टी जैसे अभी रिसेंट आपके हमने अभिनय के बड़े एक्सपीरियंस देखे। तो आज उसी अभिनय की दुनिया का थोड़ा सा आप हमें भी दर्शन कराइए। और सबसे पहले तो मुझे बताइए कि आपको कैसे रियलाइज हुआ दैट यू एक्चुअली बिलोंग टू द स्टेज? मेरे फादर भी थिएटर करते थे। उनको मैं हमेशा देखता था रिहर्सल्स में जाते हुए, राइट फ्रॉम द वेरी यंग एज, जब मैं 4-5 साल का था। और बड़ा मजा आता है मुझे इसका जवाब देने में हर बार कि जब मैं थिएटर करने जाता था या मेरे पापा जाते थे और मैं उनके साथ रिहर्सल्स को देखने जाता था, तो देहरादून में नेहरू युवक केंद्र में वो रिहर्सल हुआ करती थी। अच्छा। और मैं उनके साथ साइकिल में बैठ के रिहर्सल देखने जाता था। अंकिता जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जब रिहर्सल्स होती हैं तो उसमें डिसिप्लिन मांगता है कि भाई पिन ड्रॉप साइलेंस होना चाहिए, कोई बच्चे अलाउड नहीं होते हैं अगर बच्चों का प्ले नहीं हो रहा है, बड़ों का प्ले है। लेकिन मैं एक ऐसा बच्चा था कि जो अपने पापा के साथ रिहर्सल्स में जाता था और वो डिफिकल्ट नाटक होते थे, मुझे कुछ समझ में नहीं आते थे कि वो क्या बोल रहे हैं, और बड़ा फिलोसफिकल प्लेस होते थे, कभी कॉमेडी भी होता था, थोड़ा हंस लेता था। लेकिन मैं पूरी शिद्दत के साथ, पूरी तन्मयता के साथ उस रिहर्सल को देखता था 2-2 घंटे बैठ करके। अच्छा। तो बाकी जो पापा के दोस्त थे वो कहते थे कि मिस्टर गैरोला, श्री प्रसाद गैरोला उनका नाम है मेरे पापा का, तो कहते थे गैरोला जी आपका बेटा कमाल है भाई, ये इतनी शांति से इतना बच्चा जो है रिहर्सल्स को देखता है। तो शायद मुझे लगता है कि जो आपने सवाल किया कि जो बीज है शायद वो वहीं से जन्मा, और धीरे धीरे करके उसी को मैं फॉलो करता गया। फिर कॉलेज में आके काफी सारे प्लेस किए, स्कूल्स में किए, फिर एमेच्योर थिएटर देहरादून में किया। फिर इस तरह से मेरा सिलसिला चल ही रहा है। कितनी उम्र रही होगी आपकी इस वक्त? मैं 7 या 8 साल का रहूंगा। और 7 या 8 साल के बच्चे के मन में तो बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आते हैं। प्ले को देखना बहुत पेशेंस है, समझ में भी नहीं आता था। फिर क्यों आपको मतलब क्या इंटरेस्ट करता था? बॉडी लैंग्वेज? पापा एक्टिंग करते थे। हाँ। तो किसी बच्चे का एक चार्म होता है कि पापा दिख गए बाजार में कहीं, अगर स्कूल में जब आते हैं तो मम्मी देखती है, तो पापा को देखते हुए मजा आता था। एंड माय फादर वाज अ फैंटास्टिक कॉमिक एक्टर, तो उनकी कॉमिक टाइमिंग बहुत जबरदस्त थी। तो ज्यादातर रोल जब उन्होंने किए तो कॉमिक रोल बहुत ज्यादा किए। तो आज भी देहरादून थिएटर में जब उनका जिक्र आता है तो सब कहते हैं कि श्री भाई के जैसी कॉमिक टाइमिंग किसी की नहीं है, बहुत रेयर एक्टर की है। तो वो देखने में मुझे बड़ा मजा आता था। उसके अलावा कुछ सीरियस नाटक में भी उन्होंने काम किया। क्योंकि आपने बहुत सारे चेंजेस होते हुए देखे हैं। अपने फादर की जनरेशन देखी है, आपकी जनरेशन, एंड नाउ न्यू कमिंग जनरेशन ऑल्सो। पहले कैसा था देहरादून में थिएटर? जबरदस्त, तो बहुत सारे ग्रुप्स थे, और जैसा पहले तो जो भी लोग करते थे वो सब वर्किंग लोग होते थे। इतना ग्लैमर नहीं था थिएटर, इतना ग्लैमराइज नहीं था, लेकिन डिसिप्लिन बहुत अच्छा था। साहित्य पे बेस्ड नाटक बहुत होते थे, कल्चर बेस्ड नाटक बहुत होते थे। बहुत सारी संस्थाएं यहाँ पर थी, चाहे हम अपने ग्रुप की मैं बात करूँ जिसके लिए मैं काम करता हूँ, वातायन की बात करूँ, कला मंच की बात करूँ, जागृति की बात करूँ, दून घाटी रंगमंच की बात करूँ, अविरंग की बात करूँ, तो ऐसे तमाम थिएटर ग्रुप्स यहाँ पर हुए हैं जिसमें उन लोगों ने काम किया और बहुत अच्छा और शानदार काम किया। और काफी सारे एक्टर्स यहाँ से निकल करके गए हैं जिन्होंने बाद में सिनेमा में बड़ा नाम भी यहाँ पर किया है।
तो जो देहरादून का एक एसेंस था थिएटर का, तो वो बहुत शानदार हुआ करता था। और जब दिल्ली मुंबई से जब लोग आते थे तो एक तो बड़ी खूबसूरत एक घाटी थी, जी। जैसी आज है वैसी नहीं थी। वैसी नहीं थी, बिल्कुल। तो बहुत मजा लोगों को आता था, फुल ऑफ ग्रीनरी एंड एवरीथिंग, लश ग्रीन, पूरी यहाँ पर पेड़ थे, गहरे। और उसके बीच में जब बाहर से टीम आती थी तो देखती थी कि देहरादून में ऐसी जगह में आकर के इतना क्वालिटी नाटक हो रहा है। आपने कहा कि पहले जो लोग थिएटर किया करते थे वो अपनी एक जॉब अलग किया करते थे और एज अ हॉबी शायद Yes, करते true. थे। क्या उस टाइम पे फुल टाइम जो थिएटर है वो लोग नहीं किया करते थे? हाँ, कंपैरेटिवली कम होता था। फुल टाइम थिएटर तो एज सच मुझे नहीं लगता कि काफी लोग करते थे। बस जागृति एक ग्रुप था जिसमें अभिनंदा सर थे, जो कि उनको यहाँ पर हम पुरोधा भी कहते हैं, कि जब बहुत पहले उन्होंने शुरू किया था तो वो एडवोकेट थे। तो वो उनको पास थोड़ा टाइम होता था कि बस ठीक है कि वो अपनी एडवोकेसी भी कर रहे हैं और फिर आकर के लोगों को प्रमोट भी कर रहे हैं। बट मोस्ट ऑफ द पीपल तो जो है वर्किंग क्लास थे, सर्विस क्लास थे, तो उस तरीके से फुल टाइम नहीं कर पाते थे। लेकिन अभिनंदा सर ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया देहरादून थिएटर में, कि उन्होंने प्रमोट किया। और फाइनेंशियली भी अगर किसी को कोई दिक्कत होती थी तो वो उस जमाने में भी जो है, चाहे 5 रुपए की मदद हो, चाहे 2 रुपए की मदद हो, 10 रुपए की मदद हो, 50 रुपए की मदद हो, उस वक्त बहुत उन्होंने किया और बहुत लोगों को उन्होंने सपोर्ट भी किया और आज भी वो करते हैं। आज के परिप्रेक्ष्य में आप कैसे देखते हैं थिएटर में क्या बदला है? थिएटर की रीच बहुत बढ़ गई है, प्रमोशन बहुत आसान हो गया है आज की डेट, इंटरनेट की वजह से, इंटरनेट की वजह से, सोशल मीडिया की वजह से। टिकट सेल करना कंपैरेटिवली अब आसान हो गया है। पहले तो घर घर जाकर के बेचने पड़ते थे, ऐसे प्लेटफॉर्म्स नहीं होते थे। आज की डेट में थोड़ा सा एक्टर्स को जल्दी बहुत सारी चीजें चाहिए। पेशेंस जो हम लोग बात कहते हैं कि थोड़ा सा कम हुआ जरूर है। पढ़ने को बहुत कुछ मिल रहा है, लिटरेचर, बहुत सारी चीजें सामने आ गई हैं, लेकिन वो हैबिट कंपैरेटिवली थोड़ी सी कम जरूर हुई है। पहले तो जो किताबों को पढ़ना, स्क्रिप्ट को पढ़ना, वो सब चीजें हुआ करती थी, अब वो सब कुछ डिजिटल एज में आ गया है। तो उस तरीके से चीजें तो बदली हैं, लेकिन आयाम बहुत नए नए खुले हैं। तो समय के साथ चीजें बदलती हैं और वो अच्छे के लिए ही बदलती हैं। थिएटर बहुत पेशेंस का गेम है। एब्सोल्युटली। और आज की डेट में वो पेशेंस अब थोड़ा मिसिंग है, थोड़ा जल्दी चाहिए चीज़ों में। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल मिसिंग है, लेकिन क्योंकि जो नए यूथ हैं वो माइट गेट ऑफेंडेड, लेकिन ऐसी ही बात नहीं है। यूथ भी जब आज पढ़ रहा है तो उसके पास पहले क्या था कि जिस वक्त पुराने जमाने में थिएटर होता था तो एक स्क्रिप्ट होती थी, उस पे काम किया करते थे। लाइफ स्लो थी पहले, स्लो थी, है ना। अब लाइफ भी फास्ट, बिल्कुल एब्सोल्युटली। तो अभी जो आज का यूथ है उसमें से बहुत सारी चीजें उसके पास हैं। उसके पास जो आइडियाज हैं वो कमाल के आइडियाज हैं। वो पहले इस तरह के आइडियाज नहीं होते थे। वो पढ़ बहुत ज्यादा रहा है, मतलब डिजिटली पढ़ रहा है, चाहे भले ही वो स्क्रीन पे पढ़ रहा है, लेकिन पढ़ बहुत रहा है। और उसमें से कुछ ऐसे युवक भी हैं कि जिसमें डिस्ट्रैक्शन भी उसको हो रहा है, कि उसको रील भी बनानी है, उसको ये भी करना है, उसको वहां भी जाना है, उसको इसलिए थोड़ा कंट्रोल एटमॉस्फेयर हुआ करता था। पहले सिर्फ स्टेज में अपने आप को दिखाना होता था, अब हमें सोशल मीडिया में भी प्रेजेंस दिखानी है। कि मैं जो कहते हैं ना, जो दिखता है वो बिकता है। बिल्कुल। मैं रेफरेंस के लिए बता दूं कि आप ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी में थिएटर भी पढ़ाते हैं। एज अ टीचर क्या आपको चेंजेस दिखते हैं और क्या आपको पोटेंशियल दिखता है आज देहरादून के यंग बच्चों में? कमाल का काम करते हैं बच्चे। मतलब जैसे मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूँ कि मैं बच्चों से बहुत क्लोजली डील करता हूँ। ग्राफिक एरा में मैं पढ़ाता हूँ और वैल्यू एडेड कोर्स में थिएटर भी पढ़ाता हूँ। उनका जो सीखने का जो नजरिया है वो बड़ा जबरदस्त है। जो थिंकिंग है वो इतनी जबरदस्त है। ठीक है कि मैं अगर 40 बच्चों के साथ थिएटर कर रहा हूँ तो उसमें से जो कमाल की चीजें निकलेंगी वो 15 निकलेंगी, लेकिन वो 15 इतने जबरदस्त होते हैं कि मतलब आप सोच नहीं सकते कि वो एडिटिंग भी करेंगे, वो शूट भी करेंगे, वो लिखेंगे भी, वो डिजाइन भी करेंगे, वो मेकअप भी करेंगे, वो कॉस्ट्यूम को भी डिजाइन करेंगे, हर चीज वो करेंगे। और डिस्कशन मोड उनका इतना जबरदस्त होता है। वन मैन आर्मी हो जाती है कई बार। और टीम वर्क की जो उनकी भावनाएं होती हैं वो बहुत जबरदस्त होती है। पहले जब होता था कि लंबी लंबी रिहर्सल हो जाती थी, अब उनको क्या होता है कि 15 मिनट के बाद सर थोड़ा ब्रेक चाहिए, अब हमें थोड़ा सा नई चीज सीखनी है, आप थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहे हैं, थोड़ा वहां होके आना। तो वो जो मैंने आपका ना चंचलता, डिस्ट्रैक्शन भी ज्यादा है, थोड़ी चंचलता जरूर है, लेकिन जो आउटपुट निकल करके आता है उन यूथ के साथ वो कमाल का होता है। क्या अब थिएटर को एज अ फुल टाइम प्रोफेशन देखा जा सकता है? यस, देख रहे हैं लोग, बहुत सारा देख रहे हैं। जैसे मैंने कहा ना, आयाम बदल रहे हैं और बहुत सारे थिएटर ग्रुप ऐसे हैं। जैसे पहले जो जिक्र आया था कि लोग सर्विस क्लास थे, फिर शाम को हॉबी की तरह करते थे, लेकिन अभी देहरादून में ऐसे तमाम थिएटर ग्रुप हैं, बहुत सारे ऐसे थिएटर ग्रुप हैं जो आउट एंड आउट थिएटर कर रहे हैं और सिर्फ थिएटर ही कर रहे हैं। और सारी रेवेन्यूज जो है आ रही हैं, जो उनकी अर्निंग्स हो रही हैं, वो थिएटर से ही हो रही हैं। तो मीडियम भी मिल रहे हैं और इसके कारण जो बाहर शोज करने भी जा रहे हैं। थिएटर की बात कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा बॉलीवुड की बात भी करूंगी। थोड़ा सा कंपैरिजन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। आपने बॉलीवुड में भी काम किया है, तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि कितना डिफरेंस है थिएटर करने में और बॉलीवुड करने में। बिकॉज एक के सामने लाइव ऑडियंस है और एक में आपको कैमरे के सामने करना, ऑडियंस को वो बहुत बाद में दिखाई देगा। हाँ, तो सिनेमा के लिए तो कहा जाता है ना कि सिनेमा इज अ डायरेक्टर्स मीडियम।
थिएटर जो है वो एक्टर्स का मीडियम है। तो ये चीज़ें तो हैं कि जो बॉलीवुड के कैमरे के सामने जब आप एक्टिंग करते हैं तो वो एक अलग तरह की एक्टिंग होती है, जोन बहुत कन्फाइंड होता है, उसमें आपको मूवमेंट बहुत लिमिटेड होते हैं। एक कैमरा सामने रखा हुआ है, जैसे अभी भी हमारे सामने जो कैमरा, तो मूवमेंट बड़े रिस्ट्रिक्टेड है, बहुत ज़्यादा आप कैमरे से फ्रेम से बाहर नहीं हो सकते। थिएटर में ऐसा होता है कि आप अपने हिसाब से थोड़ा जा सकते हैं, लाइट का जोन जितना आपको मिल रहा है, अगर वो स्पॉट टाइट स्पॉट नहीं है तो बात अलग है, अदरवाइज लाइट अगर फैली हुई है तो आप जा सकते हैं, आप फ्री हैं, आप फ्री हैं, वो लिबर्टी मिलती है। और इम्प्रोवाइजेशन की बहुत ज़्यादा गुंजाइश होती है उसमें, कि जिस तरीके से अगर आप सपोज लाइन फंबल कर गए या भूल गए तो आपको मैनेज करना है, वो एक आर्ट है। और शायद वही सबसे बड़ी एक आर्ट है कि जो सिनेमा थिएटर को अलग करती है, कि वो जो एक डर होता है ना कि अगर मैं प्ले करते समय लाइन भूल गया तो मैं कैसे इम्प्रोवाइज करूंगा। देयर आर नो रीटेक्स, नो रीटेक्स, और पब्लिक को पता नहीं लगना चाहिए एक्टर्स के साथ आप किस तरीके से कोऑपरेट कर रहे हैं। आपको अपनी पूरी लाइंस याद हैं, सामने वाले ने गलत लाइन बोल दी, सामने वाले ने गलत मूव ले लिया, तो आप उसको डांटोगे तो नहीं, एक्चुअली तो आप कैसे मैनेज करोगे। तो ये जो चार्म है ना थिएटर का, ये सबसे बड़ी बात है कि आपको पूरा याद करना है, याद करके अपने तरीके से बोलना है। सिनेमा में ये होता है कि चलो फंबल हुआ, कट अगेन, लेकिन उसमें सबसे बड़ी खूबसूरती ये होती है अंकिता जी कि सिनेमा की जो आर्ट होती है, जिसके लिए मैं सल्यूट करता हूँ एक्टर्स को भी, कि कैमरे के आगे आपको उस इमोशन को कैरी करके रखना है। सपोज कोई आप बहुत इमोशनल सीन कुछ कर रहे हैं और कुछ एक फंबल हुआ, आपने बहुत अच्छा एक मूड बनाया, कैमरे में बहुत अच्छा आपको वो पीस मिला, और अचानक से कोई टेक्निकल ग्लिच हो गया, कोई भी हो सकता है, एक्टर्स के टाइम पे भी हो सकता है, या कोई टेक्निकल ग्लिच हुआ और आपको रीटेक कट करके दोबारा से करना है, तो उसको मेंटेन करना वहां से, और एक्टर्स करते हैं। और वो ग्लिच कितना भी बड़ा हो और सकता है, कितना भी बड़ा ग्लिच हो, वो रिदम टूटता है, और उस रिदम को टूट के दोबारा से आपको कैरी करके लेकर के आना, वो ये काफी चैलेंजिंग है, बहुत बड़ा चैलेंज है। और इसीलिए शायद सिनेमा की वो ताकत भी मुझे लगती है। स्टिल मेरे मन में क्वेश्चन है कि जब हम लाइव ऑडियंस के सामने इम्प्रोव करते हैं, इम्प्रोवाइज करते हैं कोई चीज, मेरे लिए तो वो ज्यादा डिफिकल्ट है लेकिन क्या आपके साथ कभी ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है जिसमें आपको इंस्टेंट चेंज करना पड़ा हो और कुछ मैसअप हो गया हो? कई बार भाई, अगर ये सब नहीं हुआ तो फिर क्या थिएटर हुआ और यही चीजें जो होती हैं, जो जब नाटक खत्म हो जाता है और याद करते हैं कि याद है पिछले नाटक में ऐसा कुछ हुआ था, तो हमारे साथ भी ऐसा बहुत हुआ है। एक बार मैं एक प्ले कर रहा था, तो उसमें क्या हुआ कि डायरेक्टर ने मुझे बताया कि इस स्पॉट पे लाइट में समझे कि यहाँ पे हम आपको एक स्पॉट देंगे, आप एक जगह पे एक्टिंग कर रहे हैं, लाइट बोलते बोलते आप यहाँ पे खड़े हैं, उधर लाइट आएगी और उस स्पॉट पे आपको आना है, बात करते करते लाइट हम आपको दे देंगे। अच्छा, आपको वॉक थ्रू, राइट, वॉक करते हुए उस लाइट तक पहुंचना है, और ये वो स्पॉट है। हमने वहां पे उसको टेपिंग से मार्क भी कर दिया, और वो बड़ा खूबसूरत सा स्पॉट बन के आना था। अब हुआ ये कि क्या बोलते हैं, अब मैंने डायलॉग बोला, नाटक शुरू हुआ, लाइन शुरू हुई, और मैं इंतजार कर रहा हूँ कि वो स्पॉट पे लाइट आएगी जिस स्पॉट पे आनी है, और मैं तो इधर खड़ा हूँ और आप मूव करने लग गए। हाँ, मैं हल्का सा मैंने शुरुआत की, लेकिन अब वो स्पॉट वो खुला नहीं। आगे बढ़ा, फिर डायलॉग बोलते बोलते फिर अपने स्पॉट पे रहा। अब मैं देख रहा हूँ कि जिस स्पॉट पे लाइट खुलनी है वो ना वहां ना खुल के वो कहीं और खुल गई। अच्छा, बड़ा हो गया वो स्पेस, तो वो स्पेस बड़ा हो गया। अब मुझे वहां पर पहुंचना है, कैसे पहुंचना है, तो अरे भाई ये उजाला ही उजाला है हर तरफ, तो वो दो लाइनें आपने खुद से ऐड कर दी, इम्प्रोवाइज करनी पड़ी। तो अब क्योंकि मुझे उस लाइन को फिल करना था ना, और एक्टर अगर थिएटर में कर रहा है तो वो खामोखा साइलेंटली मूव नहीं करेगा, यू हैव टू मूव विद द लाइंस। ये हमें सिखाया जाता है कि चुपचाप शांत होकर के आप मूव नहीं करेंगे। बाद में लाइटमैन ने मुझे बताया कि हम सॉरी नवनीत, कि वो एक्चुअली हुआ क्या था कि वो बल्ब भी फ्यूज हो गया था। अच्छा, तो उन्होंने किसी और लाइट को ओपन कर दिया, तो उन्होंने कुछ और उन्होंने वो किया, क्योंकि वो खुला ही नहीं उस समय जो बेबी वहां पर लगनी थी। तो ये सारी चीजें होती हैं, और वही मैंने कहा कि सिनेमा में ये सारी चीजें होती हैं तो बिल्कुल रिफाइंड होकर के आती हैं। थिएटर में तो जो फ्यूज हो गया तो हो गया, शो मस्ट गो ऑन। बिल्कुल। तो वो जो आपने कहा वो बिल्कुल दुरुस्त बात है कि चैलेंजेस स्टिल सिनेमा के ज्यादा होते हैं। तो इस तरह की चीजें होती हैं। कई बार प्रॉपर्टीज के साथ होता है कि पता चला आप स्टेज पे आ गए, थैला भूल गए, तो अब कैसे आएगा, वो तो आप अकेले आए हैं, तो फिर अचानक से अरे मैं भी कैसा हूँ, भूल जाता हूँ, फिर वापस जाते हैं, फिर लेकर के आते हैं, क्योंकि उसके बिना आपका काम नहीं हो सकता। अच्छा, तो ऐसे तमाम अनगिनत वाकये हैं, होते हैं कई बार। हम थिएटर की बात कर रहे हैं और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की बात ना हो ये तो पॉसिबल नहीं है। आपने एनएसडी से भी बहुत सारी वर्कशॉप्स की हैं, आपने बहुत सारा काम किया है, बहुत सारे एक्टर्स, अच्छे अच्छे एक्टर्स जो एनएसडी से निकलते हैं। कैसा माहौल होता है और क्या कुछ आपकी लर्निंग्स रही जो आपकी पर्सनैलिटी, आपके जो स्किल्स हैं उसको बेटर किया होगा एनएसडी में? बहुत मजा आता है। मेरी राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय जो है वो भाई सबसे बड़ी बात है, वह हमारा एक जिस तरीके से कहते हैं बड़ी एक वो जगह है जिसको हम पूछते हैं, और हर एक्टर का सपना होता है कि वह राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, अलकाजी साहब ने जिस तरीके से इसकी स्थापना की थी तो सल्यूट करते हैं हम इब्राहिम अलकाजी साहब को। यूनी की वो आइडिएशन थी।
तो मज़ा बहुत आता है जब उसकी वर्कशॉप होती है। हालांकि मैंने राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में जाकर के पढ़ाई तो नहीं की, लेकिन मैंने नाटक वहाँ बहुत सारे देखे हैं। लेकिन उनके द्वारा जो वर्कशॉप यहाँ पर हुई है, उषा गांगुली जी आई हैं, चाहे श्री डोभाल जी जब करते हैं या दिनेश खन्ना जी जब आते हैं, तो उनके साथ जुड़ा। तो डिसिप्लिन कमाल का होता है। और दूसरी बात ये होती है कि जब वो आते हैं तो अपने साथ बहुत सारा लिटरेचर लेकर के आते हैं। तो जो मेरा जो एक स्वार्थ ये रहता है, जो मज़ा मुझे आता है कि चलो इस बहाने बहुत सारी किताबें मुझे पढ़ने को मिलेंगी, बहुत सारे रेफरेंसेस मुझे मिलेंगे, तो वो सारी चीज़ें होती हैं। और वो नए नए जो वर्कशॉप में जो आइडियाज़ होते हैं वो सिखाते हैं, वो काम करने का तरीका होता है, डिसिप्लिन वो बताते हैं। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने जो सीखी, प्रोफेशनली जो चीज़ों को सीखा होता है वो एज अ एमेच्योर हम लोग देहरादून में करते हैं, तो वहाँ पर वो हमें सीखने को मिलती हैं ताकि हम उसको और इम्प्रोवाइज़ करें। एनएसडी में जब लोग आते हैं तो वो आपको अगर किताबें नहीं भी लेकर के आएंगे तो आपको बताएंगे कि आपको ये पढ़ना चाहिए, ये पढ़ना चाहिए। तो यू नीड टू नो कि बहुत सारी किताबें उस समय, अब तो क्या इंटरनेट है, आप कुछ भी डाउनलोड करके देख सकते हैं, लेकिन उस समय जब हम लोग वर्कशॉप जब करते थे तो इंटरनेट वगैरह नहीं था। इन्हीं के द्वारा हमें पता चलता था कि तुम ये नाटक पढ़ रहे हो, ऐसा करना, ये भी पढ़ना। तो दिनेश खन्ना जी ने मुझे कई सारी किताबें दी हैं, उषा गांगुली जी नहीं रही हैं, तो वो जब वो आई थी तो उन्होंने भी बताया था कि ये चीज़ें भी करनी है, ऐसा भी करना है। जब मैं उनसे एक दो बार विरासत में भी मिला हूँ, एक दो जगह इंटरव्यू करने का मुझे उनको मौका मिला, तो उन्होंने बताया कि इसको पढ़ो, इसको पढ़ो, इसको पढ़ो। तो वही कारण है कि मेरे घर में भी काफ़ी सारा अच्छी कलेक्शन बुक्स का है। तो वो शायद एनएसडी के उन लोगों के कारण है कि जिन्होंने मुझे अच्छी अच्छी किताबें, अच्छे अच्छे रेफरेंस दिए हैं। थिएटर में बहुत सारी तरह की एक्टिंग हमने सुनी है, सिनेमा में हम अक्सर सुनते हैं मेथड एक्टिंग। तो ये सर, पहले तो मेथड एक्टिंग क्या होती है, माइजर एक्टिंग भी कुछ होती है, तो पहले तो मुझे बताइए ये क्या होता है। एंड फॉलोअप क्वेश्चन है कि क्या साइकोलॉजी पे कोई इफेक्ट पड़ता है इस तरह की एक्टिंग का? बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। जी हाँ, मेथड एक्टिंग में देखिए कई बार ये होता है कि आप कोई एक फॉर्मेट को फॉलो करते हैं। मुझे अगर शराबी का कोई रोल करना है तो उसकी किस तरह की चीज़ें जा रही हैं, वो कैसा उसका बिहेवियर है ना, वो किस तरीके से जा रहा है, उसको फॉलो करके देखना। अगर आप कोई क्रूल आदमी का रोल कर रहे हैं तो फिर उस वक्त जो है आप उसका क्या बिहेवियर होगा, किस प्रोसेस से वो गुजर के जाता है। तो बेसिकली उस कैरेक्टर को पहले स्टडी करते हैं और फिर अपने बॉडी लैंग्वेज को भी उससे मतलब पूरा मैच करना, फिर ये देखना कि क्या बोलते हैं, अगर ये सोच रहा है तो क्या सोच रहा है, ये बैठा है तो ऐसा क्यों बैठा हुआ है। तो ये तमाम चीजें होती हैं कि जो बहुत सारी, जैसे दिलीप साहब थे तो वो अक्सर उनको ट्रेजेडी किंग कहा जाता था, तो बहुत सारे रोल उन्होंने ऐसे ही किए कि मैक्सिमम फिल्मों में वो ड्रंकन मैन की तरह ही थे। जैसे हमने अक्सर रणवीर सिंह को भी कहते सुना है कि जब उन्होंने खिलजी का एक किरदार किया था तो वो उससे बाहर आने में उन्हें बहुत चैलेंज भी लगा और बहुत समय भी लगा। इसीलिए एक्चुअली क्या होता है ना कि मेथड एक्टिंग में कई बार जो एक्टर बहुत डूब जाता है, तो जब डूब जाता है तो वो जैसा आपने कहा रणवीर सिंह का जो एग्जाम्पल दिया कि वो इतना ज़्यादा उन्होंने अपने को उसमें डुबो दिया कि अलग कमरे में कन्फाइन कर लिया और निकलने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा। तो कई बार ये मतलब अच्छी बात भी है और कई बार ख़राब बात भी होती है। अक्सर जैसे नजीर साहब भी कहते हैं कि अटैचमेंट और डिटैचमेंट, ये बात मुझे उनकी बहुत ही अच्छी लगती है, या किसी भी एक्टर के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि एक चीज़ से जुड़ो और हटो, नई चीज़ को पकड़ो। ज्यादा मत सोचो एज एन एक्टर आपको कि ये आपने आज काम कर लिया, खत्म। उसके बाद इतना इन डेप्थ उसमें गुस्से में चले जाइए आप कि आपको बाहर निकलने में प्रोसेस आया। तो अगर रणवीर सिंह को थोड़ा प्रॉब्लम आ रही थी तो मे बी शायद मतलब वो उनका एक अपना तरीका हो सकता है कि वो बहुत ज्यादा डूब गए। हालांकि कमाल का उन्होंने शानदार काम किया, लेकिन वो बहुत ज्यादा, कई एक्टर ऐसे भी होते हैं कि जो डिफरेंट तरह के रोल उन्होंने किए होते हैं और वो इमीडिएट बाहर आते हैं। अल पचिनो की अगर हम बात करें तो ही इज वन ऑफ माय फेवरेट एक्टर्स। तो उनकी खासियत ये है कि वो अलग तरह के रोल वो करते हैं और जितनी बार वो रोल करते हैं और हर, या जैक निकलसन की आप देखें बात करें तो कमाल के ये लोग एक्टर्स हैं कि जाते हैं, बाहर निकलते हैं, कुछ और काम करते हैं। कि जो मुझे लगता है कि एक्टर में बहुत ज़रूरी है, कि जिसको ये बहुत ज़रूरी होना चाहिए कि मैं अगर ये कर रहा हूँ तो ऐसा नहीं है। कोई लोग बोलते हैं कि आप बड़े स्टाइलिश हो गए हो, टाइप्ड हो गए हो या टाइपकास्ट हो गए हो। तो ये टाइपकास्ट वाला जो एक एक्टर के लिए सबसे खराब एक शब्द है कि आप टाइपकास्ट हो गए, तो फिर आपका कंफर्ट जोन बन जाता है। यस, तो उसी कंफर्ट जोन बन जाता है, आप उसी तरह की एक्टिंग करते हैं। जबकि मुझे ऐसा लगता है ऐसा नहीं होना चाहिए। आई मे बी टोटली रॉन्ग, कई एक्टर्स होता था कि मुझसे इत्तेफाक ना रखें, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपना एक ऐसा होना चाहिए कि बस इस एक्टर का कोई स्टाइल नहीं है, ये कैन डू एनीथिंग। संजीव कुमार साहब थे, ठीक है, एक बोलने का एक अलग अंदाज जो एक कॉपी हर कोई करता है,
लेकिन क्या रोल किए उस आदमी ने। बलराज साहनी साहब की अगर हम बात करें, इरफान खान की अगर हम बात करें, दे ऑल आर माय फेवरेट एक्टर्स। आपने इरफान सर का नाम भी लिया और उनके साथ तो आपने भी काम किया है। व्हाट वाज सो डिफरेंट, बिकॉज हम सब जानते हैं ही वाज एन मैजिकल एक्टर, चाहे वो इंडियन सिनेमा है चाहे इंटरनेशनल है। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा था इरफान सर के साथ? आई फील सो फॉर्चुनेट एंड ब्लेस्ड टू वर्क विद इरफान सर। कमाल के एक्टर, कमाल के इंसान, बहुत वेल रेड इंसान, पढ़े लिखे इंसान। और मैं जितनी बार भी जब मैं बात करता हूँ इरफान सर के बारे में तो हमेशा गूज बम्स होते हैं। अभी मैं बात कर रहा हूँ तो मतलब मुझे उनके साथ जो पान सिंह तोमर में मैंने 2-3 दिन का काम किया वो सब बार बार याद आता है। और मुझे मज़ा आता है बार बार वो मेमोरीज को शेयर करने में। बहुत पढ़े लिखे इंसान, बहुत सुलझे हुए इंसान, साथ में पढ़ते बहुत थे, नेचर को बहुत प्यार करते थे। एक आदमी जो को आर्टिस्ट है या एक टेक्नीशियन है, वो अगर लाइट पकड़ के खड़ा है तो तुमने पानी पिया? अच्छा। मैं देख रहा हूँ तुम्हें 1.5-2 घंटे से तुमने लाइट पकड़ी हुई है, तुम्हें किसी ने पानी वानी पूछा कि नहीं पूछा? भाई इसको पानी वानी पिलाया? सेंसिटिव भी बहुत ज्यादा सेंसिटिव, छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखते हैं और अपने रोल में जब आना तो अपनी मेहनत करना, मेहनत करके जिस तरीके से वो डूब जाते थे। और जैसे मैंने कहा कि इतना ज्ञान, अथाह समंदर। सिनेमा की आप बात कीजिए या किसी और टॉपिक की बात कीजिए, कुछ भी उनसे बात कीजिए, बहुत डाउन टू अर्थ, और कोई शोशेबाजी नहीं, कोई ये दिखाने वाला नहीं कि मैं इरफान खान हूँ और मैंने इतना काम किया है और हॉलीवुड में भी मैं इतने बड़े बड़े एक्टर्स के साथ काम करके आया हूँ और सिनेमा में मैं करता हूँ, रंगमंच करता हूँ, थिएटर करता हूँ, लिखता हूँ, पढ़ता हूँ। कुछ नहीं, सिंपल से एक आदमी बैठे हैं, ठीक है, अपना काम करा एंड दैट्स इट। और बहुत ही खूबसूरत मूवी भी थी पान सिंह तोमर। जो लहजा उन्होंने पकड़ा था, बुंदेलखंडी जो लहजा था, वो बहुत डिफिकल्ट है। मेरे मेंटर तिग्मांशु धूलिया सर ने वो फिल्म बनाई थी और क्या फिल्म बनी है। और नेशनल अवार्ड उसे मिला है और बेस्ट फिल्म के लिए मिला, बेस्ट एक्टर के लिए मिला। और बुंदेलखंडी लहजा जो उन्होंने पकड़ा, माइन्यूटली जो काम किया, ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम अ स्पोर्ट्समैन टू अ डकैत, कितनी मेहनत वो करते थे। चंबल में तो क्या, जब शूट हुआ तो हमने जब उनके बारे में सुना, और तीशी सर भी बताते थे कि इतनी बेहद गर्मी चंबल की, बिल्कुल, और वहां पर ड्राई टेरेन है, बहुत ड्राई टेरेन है और चंबल नदी बहती है और बड़ा वहां पसीने से लथपथ, और वो अपने उस शॉट को मतलब करने के लिए बैठा हुआ है बंदूक लेकर के चंबल के उसमें कि यार सोच रहा हूँ और अब उठ के जाऊंगा। तो मतलब अभी जब तक लाइट वाइट सेटिंग वेटिंग हो रही है तो एक्टर को अपने वैनिटी में बैठ सकते हैं या कहीं आराम पेड़ के नीचे बैठ सकते हैं, बट इरफान सर नहीं यार। अगर इतना उस आदमी में परेशानी है बीहड़ में तो कोई ना कोई कारण तो उसमें रहा होगा। तो वो बैठे बैठे उस सीन में सोच रहे हैं। तो जैसे मेथड एक्टिंग की जब हम बात कर रहे थे कि वहीं बैठे हुए हैं और चंबल नदी के किनारे बैठ के सोच रहे हैं और धूप भी पड़ रही है, तो वो इरफान सर ही कर सकते हैं और किसी के बस की बात ऐसा है नहीं। या दौड़ रहे हैं तो जब भीग रहे हैं, दौड़ते जा रहे हैं, और कि जो पसीना उनका दिखना, आज मैं अक्सर ये बात बताता हूँ कि वो एक सीन है उसमें कि बात में हमारे यहाँ गोली चल जाती है, तो वो जो उनका कोच उनसे कहते हैं पान सिंह तोमर में कि अरे मैंने तो मजाक में कहा था यार। तो कहता है मजाक में नहीं, हमारे यहाँ तो बात में गोली चल जाती है ऐसे ही। तो उसमें जो उनका पसीना है वो रियल पसीना है, क्योंकि वो दौड़े हैं। मतलब जब तक सीन लग रहा है तो वो दौड़ रहे हैं। तो अमूमन ऐसा होता है कि एक्टर है, भैया स्प्रे कर दीजिए उसके बनियान को, पसीना स्वेट दिखाना, तो लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। चक्कर काटे उन्होंने 3-4-5, जब पसीना ओरिजिनल आया कि फील आना चाहिए ना कि मैं देश जीत के आया हूँ। और वही वो सिनेमा में दिखता है स्क्रीन में। आप देखिए उस फिल्म को, क्या खूबसूरत वो सीन निकल करके आया है। तो ये तमाम चीजें इरफान सर के बारे में तो जितनी बातें की जाएं उतनी कम है। मेथड एक्टिंग की हम बात कर रहे थे, आपने बताया कि साइकोलॉजी पे भी डेफिनेटली इफेक्ट करता है। कुछ लोग इससे बाहर ही नहीं आ पाते हैं। और क्या चीज़ है एक्टिंग के डार्क साइड में बोलूँगी या फिर नेगेटिव एस्पेक्ट्स बोलूँगी जिससे एक्टर बहुत स्ट्रगल करता है? जिसमें बड़ा मुश्किल सवाल आपने पूछ लिया। एक्टिंग में स्ट्रगल तो कुछ इस तरह का होता है कि फेम को लेकर के एक चीज़ हो सकती है कि मैं इतने टाइम से काम कर रहा हूँ और वो फेम मुझे नहीं मिला। सिनेमा की अगर मैं बात करूँ या थिएटर की भी अगर मैं बात करूँ। दूसरा ये हो सकता है कि एक एक्टर अगर लगातार काम कर रहा है और काम करने के बाद कई बार उसे लगता है कि मैं एक ही तरह का काम बार बार करते जा रहा हूँ। दूसरा ये भी, जैसे पॉपुलैरिटी की मैंने बात की कि कई बार एक्टर को ऐसा लगता है कि भाई इतना काम करने के बाद मुझे अब पॉपुलर हो जाना चाहिए, लेकिन मैं नहीं हो पा रहा हूँ, दूसरा एक्टर तो इतना हो गया है। पीयर प्रेशर भी होता है। तो उसमें ये चीज़ें निकल करके आती हैं कि मेरी क्या लाइकिंग है, मैं किस तरह के काम करना चाहता हूँ। तो कई बार उसको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है कि मैं इस तरह के काम नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन पीयर प्रेशर की जैसे आपने बात की कि उसमें आकर के मुझे अब इस तरह के काम
करने पड़ रहे हैं। फाइनेंसेस को लेकर के तो वो तो हमेशा से रहता ही है, तो ये तमाम चीजें तो रहती हैं। सबसे बड़ा जो एक्टर के साथ ये चीजें होती हैं कि जब उसे, ये बहुत खूबसूरत आप निकल करके बात आई है पेयर प्रेशर की, कि जब उसको अपने जो वो काम नहीं करना चाहता, जिस तरह की एक्टिंग वो नहीं करना चाहता, उसे कई बार करनी पड़ती है ड्यू टू इकोनॉमी, या इसलिए कि मैं ज्यादा फेम में रहूं। और जो एक्टर्स रहते हैं कि भाई मैं अपना सिर्फ सिलेक्टेड काम ही करूंगा। रिजेक्शन का डर कितना ज़्यादा होता है, बिकॉज मुझे लगता है ये एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ हर दिन रिजेक्ट होने के बाद आपको नेक्स्ट डे उसी मोटिवेशन से बाहर आना पड़ता है। और एक ऐसा एक्टर जो बॉम्बे में रहता हो और अपना करियर बनाना चाहता है, कोई यंग एज, वो कैसे मतलब ये अपने को पुल अप करे और किस मोटिवेशन से सुबह जाए, या मैं बोलूँगी जो स्ट्रगलिंग एक्टर रहे हैं और बहुत टाइम बाद फेमस हुए हैं, वो किस मिट्टी के बने होते हैं? बहुत मजबूत मिट्टी के बने होते हैं। उनके अंदर डिटर्मिनेशन बहुत ज्यादा होता है कि सब्र का फल मीठा होता है। ये बॉटम लाइन है। आप काम कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं। रिजेक्शन तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है ना। कई लोग बहुत जल्दी लेते हैं कि भैया मुझे रिजेक्शन किसी के लिए एक फिल्म में टूट जाएगा, कि भाई मुझे 2 फिल्मों में ऑडिशन दिया, नई कॉल आई, अरे इसका मतलब मैं बेकार एक्टर हूं, मैं नहीं करूंगा, पाती छोड़ दिया। लेकिन इतनी बड़ी इंडस्ट्री में आज की डेट में तो कास्टिंग डायरेक्टर्स अब हुए हैं, पहले तो कास्टिंग डायरेक्टर्स नहीं होते थे, तो उनके पास दिन भर में इतने सारे ऑडियोज आते हैं, इंट्रोडक्शन वीडियोज आते हैं कि उनको पूरा उसको सेग्रीगेट करना पड़ता है, और वो उनका सबका डाटा बैंक होता है। एक्टर को लगता है कि बस आज मैंने एक ऑडिशन दिया है और अभी तुरंत ही मुझे कॉल आ जाए, ऐसा नहीं होता है। बिल्कुल। तो वो जो पेशेंस जो होता है ना, वो बहुत बड़ी चीज होती है। एक थॉट मेरे मन में आ रहा है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी जैसे कैरेक्टर्स जो हैं, जो एक्टर हैं, जो कि बहुत लेट बूम हुए, और स्टार्टिंग में जो उनके कुछ बहुत छोटे से रोल्स हुआ करते, जैसे सरफरोश मूवी में भी एक ऐसा रोल था जिसमें वो पिटाई ही खा रहे हैं, मार खा रहे हैं। कोई सोच भी नहीं सकता था कि यहाँ से आज वो खुद अपने बलबूते पे ऐसी मूवीज कर रहे हैं, सीरीज कर रहे हैं। लुक्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल हुआ करता था। आज आप जब बच्चों को पढ़ाते हैं तो क्या आप इन चीज़ों को इस चीज़ों की इम्पोर्टेंस को भी समझाते हैं, या फिर प्योर टैलेंट बेसिस पे ही बच्चों को बोलते हैं कि आगे निकलो? टैलेंट तो बच्चों के अंदर होगा ही होगा। और लुक देखिए, आप पहले तो ये होता था कि पहले बड़ी फैसिनेटिंग सी और बड़ी ग्लोरीफाइड सी पिक्चरें बनती थी, तो लगता था कि आपको सुंदर होना चाहिए, हीरो मटेरियल होना चाहिए, लड़का हो चाहे लड़की हो ना। तो अभी वो सब चीजें हट गई हैं। अभी टैलेंट जो है वो सबसे मायने रखता है, और प्लेटफॉर्म बहुत सारे खुले हैं और कमाल के रोल मिल भी रहे हैं। तो अब ये नहीं है कि आपको हीरो ही बनना है। ठीक है कि एक हीरो के लिए आपको थोड़ा सा एक गुड लुकिंग वाला एक चीज है, वो एक अलग बात है, बट उसके अलावा भी अगर आपके अंदर टैलेंट है तो शक्ल मायने नहीं रखती है, आपकी किस तरह की काबिलियत है, आप किस तरीके से उसको प्रेजेंट कर रहे हैं। और यही हम बताते हैं लोगों को कि भाई हीरो का मतलब ये नहीं कि आपको बहुत सुंदर दिखना है, आपको एक अच्छा इंसान बनना है और बड़ा वेल रेड बनना है। एंड एक्टर मस्ट बी वेल रेड, हम बार बार कहते हैं एक एक्टर का पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है। सिर्फ एक्टिंग बेसिस पे अगर आप जाते हो कि मैं अच्छा दिखता हूँ और बस मैं 2 लाइनें बोल लेता हूँ, ऐसा नहीं होता है। यू नीड टू रीड बुक्स, आपको कंटेंट तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो हम एक्टर्स अपने स्टूडेंट्स को भी यही समझाते हैं कि आपको पढ़ना बहुत जरूरी है और शिद्दत से उस काम को करना है, डिटर्मिनेशन के साथ। अगर आप लाइंस पढ़ रहे हैं तो यू नीड टू रीड बिटवीन द लाइंस, हर चीज को सिर्फ सतही तौर पे नहीं पढ़िए, बैक स्टोरी उसकी क्या है, आगे क्या होगा, तो एनालिटिकली आपको चीजों को पढ़ना है। सिनेमा अगर आप देख रहे हैं तो उसको बड़े एनालिटिकली देखिए और क्रिएटिव एंगल से उसको देखिए, जस्ट नॉट फॉर द सेक ऑफ कि मुझे फलां हीरो अच्छा लगता है, फलां हीरोइन अच्छी लगती है, उसने कपड़े अच्छे पहने, लोकेशन बड़ी अच्छी है, बस ध्यान वहां ना चला जाए, कंटेंट में जाए कि स्टोरी टेलिंग कैसे जा रही है। तो वो तमाम चीजें होती हैं। वो शक्ल अच्छी दिखती है, नहीं दिखती है, खराब दिखती है, सब अब ये पुराने जमाने की बात है। हमारे पास एग्जांपल्स भी हैं। आई थिंक विकी कौशल मसान जैसी मूवी से मैं नवाजुद्दीन का बात लिया तो आप देखिए, शक्ल वकल कोई मायने नहीं रखती है, मायने रखता है कंटेंट एंड द परफॉर्मेंस और कितना आपने पढ़ा है और किस तरह से आप उसको कर रहे हैं। आपका फेवरेट जॉनर कौन सा है? मुझे ड्रामास बहुत पसंद है, रिलेशनशिप्स। अच्छा। मैं सिनेमा भी अक्सर ज्यादा ऐसे ही देखता हूँ और कई नाटक जो मैंने किए हैं वो भी ज्यादातर इसी बेस पे रहे हैं, तो मुझे अच्छा लगता है। इसका कोई वजह है? बिकॉज आपके फादर, आपने बताया कि कॉमिक जॉनर में रहे हैं। हाँ, नहीं वो कॉमिक सबसे मुश्किल काम है। मुझे लगता है कि मैं कॉमिक करना मेरे लिए सबसे मुश्किल काम है, किसी के लिए भी। सबसे बड़े एक्टर अगर जो भी मानते हैं वो चार्ली चैपलिन को ही मानते हैं। हर कोई चार्ली चैपलिन को अपना बड़ा एक्टर मानता है और है भी।
कॉमिक करते थे, लेकिन उसके अलावा भी जो उनकी टाइमिंग Timing तो थी जबरदस्त थी। ही वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एक्टर। धुरंधर भी बहुत ज़्यादा चल रही है आजकल, तो मैं धुरंधर का ही नाम लेना चाहूँगी। धुरंधर जैसी मूवीज़ में बहुत ज़्यादा वायलेंस, अब्यूसिव कंटेंट आ रहा है और ओटीटी में भी इस तरह के बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस देखा जा रहा है। व्हाट डू यू हैव टू से ऑन? हाँ, जो अब्यूसिव लैंग्वेज होती है उसको तो मैं भी मतलब पक्षधर नहीं हूँ कि बहुत ज़्यादा अब्यूसिव लैंग्वेज जब डेलिबरेटली जो डाला जाता है। एक आध बार आपने जो है, कई बार होता है कि सिनेमा में, जैसे आपने धुरंधर का नाम लिया कि चलो उसमें तो एक अलग तरह का एक जॉनर में निकल करके आई है और जो टॉपिक है वो भी एक बड़ा डिस्कशन का मोड बना हुआ है और रहता भी है। बट ओवरऑल अगर मैं बात करूं, जैसे ओटीटी की आपने बात की अब्यूसिव लैंग्वेज है, तो मैं भी उसको फेवर नहीं करता हूं कि मतलब ठीक है आपने दिखाना चाहते हैं कि अब एंगर है, एंगर में एक ह्यूमन नेचर है कि अचानक से गाली निकल गई, दैट इज ओके फॉर वन टाइम। लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि जानबूझ करके बहुत स्टाइल दिखाने के लिए, उसको बहुत ग्लोरीफाई करने के लिए डेलिबरेटली जाती है गालियां, तो एब्यूसिव लैंग्वेज, तो वो तो मैं भी सपोर्ट नहीं करता हूँ। और बट आपको ऐसा नहीं लगता कि ये तो हमारी सोसाइटी का रिफ्लेक्शन है? देखिए ऐसे ही ये दोनों तरफ से चीजें निकल करके आती है। लोग कहते हैं कि सिनेमा समाज का आईना है जी। सिनेमा वही दिखाती है जो समाज में घटता है जी। और कई बार ऐसा भी होता है कि समाज में वही होता है जो सिनेमा में होता है। कि हमने तो इतने सालों से सिनेमा बन रहा है कि फिल्में देख करके लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। कई बार लोग कहते हैं कि, और वो कहते हैं कि हम इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि समाज में ऐसा हो रहा है। तो ये वही बात है कि मुर्गी पहले आई कि अंडा पहले आया, तो ये इतने सालों से डिस्कशन चल रहा है। बट ये तो बड़ा अजीब सी बात हो जाती है कि हम वो दिखाते हैं, बट नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब समाज में जो चीजें हो रही हैं, समाज का रिफ्लेक्शन कहाँ से? सबसे पहले वही मैंने जैसे कहा ना कि आपको एक अच्छा इंसान बनना पड़ेगा। जो परवरिश आपकी घर से निकल करके आती है, जब आप अच्छे पढ़े लिखे इंसान होते हैं, किताबें सबसे बड़ा एक मनुष्य का एक सबसे बड़ा एक एसेट होना चाहिए, उसको पढ़ने का एक शौक होना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन भी है अंकिता जी, कि अगर आप रेगुलर पढ़ते हैं ना, तो मैंने अक्सर देखा कि जो लोग ज्यादा पढ़ते हैं, ज्यादा किताबों को पढ़ते हैं, किताबों के जो बहुत नजदीक रहते हैं ना, तो फिर ये जो आप बात कर रहे हैं कि ये समाज इतना रेज हो गया है और ऐसा फला फला हो गया, ये चीजें नहीं होती हैं। बुक्स के साथ अगर आपकी दोस्ती है और फूलों के साथ आपकी दोस्ती है, तो बागवानी और किताबें, ये दो चीजें अगर आप करते हैं तो आप कमाल के इंसान बन के आते हैं। बहुत खूबसूरत बात आपने कही। मुझे इसके साथ एक वाकया याद आता है, जब फिल्म इंडस्ट्री में गैंग्स ऑफ वासेपुर जैसी मूवी आई, वहां से जो अब्यूजिव कंटेंट है वो बहुत ज्यादा उसने लोकप्रियता भी पाई। फिल्में बनाने का तरीका या ओटीटी प्लेटफॉर्म में अब जो कंटेंट आता है उसका तरीका एकदम बदल गया। गैंग्स ऑफ वासेपुर का एग्जांपल लिया जाता है, लेकिन गैंग्स ऑफ वासेपुर में अगर आप देखें, अनुराग कश्यप ने वो फिल्म बनाई, अब्यूसिव लैंग्वेज बहुत ज्यादा थी। सिर्फ आपने उसके उस एस्पेक्ट को ज्यादातर लोग देखते हैं, नहीं, एक्टिंग की भी बहुत तारीफ होती है। और उसके बाद जिस तरीके सिनेमा और जिस तरह का काम उस फिल्म में निकल करके आया, इतने सारे एक्टर्स को उसमें काम मिला। आई थिंक शायद इसलिए भी ब्रेक थ्रू था क्योंकि बहुत सारे अंडरडॉग एक्टर्स थे। यस ट्रू। और इसीलिए अनुराग कश्यप की जो खासियत है वो यही तो है कि उन्होंने वो जो स्टारडम होता है ना, कि भाई हीरो जो होगा वो बड़ा एक हाई प्रोफाइल सा, यंकी फंकी सा, एक गुड लुकिंग सा, इस तरह का ही होगा, तो वैसे ही सिनेमा बनेगा। तो वो पूरी डेफिनेशन को चेंज किया ना अनुराग कश्यप ने। गैंग्स ऑफ वासेपुर के बाद लोगों ने फिर उस तरह की सिनेमा बनाई ना। और जो लीग में जिस तरह के डायरेक्टर्स आते हैं, उसमें चाहे अनुराग कश्यप हो, तिग्मांशु धूलिया जी हो, इम्तियाज अली हो, या दिवाकर बैनर्जी हो, नीरज गेवन हो, अनुभव सिन्हा है, इनको देखिए, ये अपने टर्म्स एंड कंडीशन पे सिनेमा बनाते हैं। और क्या जितना जो यूथ है आजकल और वो उन फिल्मों की तरफ जाता है, और जबरदस्त काम उनको मिलता है। आपने अंडरडॉग्स की बात की, सारे तमाम ऐसे एक्टर्स को ऐसा लगता है कि भाई बड़ी बड़ी रंग बिरंगी फिल्मों में अगर हमें काम नहीं मिलेगा, बट दीज आर द डायरेक्टर्स कि अगर हमने शिद्दत के साथ काम की तो ये लोग कभी ना कभी हमें कंसिडर करेंगे। ऐसा हो भी रहा है, तमाम ऐसे हजारों ऐसे एक्टर्स हैं कि जो इनकी तरफ देख रहे हैं कि हम अच्छा काम करेंगे, हम अच्छे दिखने में अच्छे नहीं है। तो इसका मतलब है कि अनुराग कश्यप, अनुभव सिन्हा, तिग्मांशु धूलिया जी की फिल्म में तो हम कहीं ना कहीं फिट हो जाएंगे क्योंकि हम एक्टर अच्छे हैं। ओटीटी की बात भी करूंगी। क्या आपको लगता है कि ओटीटी ने, जो फिल्म इंडस्ट्री बोला जाता है आउटसाइडर्स, तो वो आउटसाइडर्स के लिए दरवाजे खोल दिए हैं ओटीटी ने? बहुत काम दिया ओटीटी ने। ओटीटी ने बहुत, हालांकि अब फिर से चैलेंजेस ओटीटी के भी आ रहे हैं कि जिस तरीके से सोचा गया था कि एक बहुत भयानक रेवोल्यूशन आ जाएगा, उस तरह का रेवोल्यूशन बहुत बड़ा तो नहीं आया, लेकिन ये एक्टर्स को काम बहुत मिला, हमारे जैसे एक्टर्स को बहुत काम मिला। तो
और मेरे जैसे और भी जो छोटे शहरों के जो एक्टर्स हैं उनको तो काम मिला, तो रेवोल्यूशन तो आया है। और कंटेंट ड्रिवन चीजें निकल करके आ रही हैं अब, वो सिर्फ ग्लैमर और खूबसूरती और सुंदरता वाली चीजें नहीं रह गई हैं। कंटेंट इज द किंग, हमेशा से रहा है, आगे भी रहेगा। देहरादून के परिप्रेक्ष्य में बात करना चाह रही थी कि जो छोटे शहरों की आपने बात करी, क्या देहरादून का पोटेंशियल दिखता है आपको फिल्म मेकिंग में, क्रिएटर्स के जोन में, एक्टर्स के जोन में? यहाँ पे यूनिवर्सिटीज भी अब हैं जो एक्टिंग, थिएटर सिखा रहे हैं, आर्ट्स बता रहे हैं, फिल्म मेकिंग सिखा रहे हैं। देहरादून में बहुत पोटेंशियल है, बहुत तमाम यूनिवर्सिटी जैसा आपने कहा कि यहाँ पर हैं, और यूथ इतना सारा यहाँ पर है और काम कर भी रहे हैं। अब क्रिएटर्स तो बहुत सारे निकल करके आ रहे हैं और बहुत अच्छा कंटेंट, जैसे मैंने कहा ना, यूथ 10 जगह उसका ध्यान भटकता है, तो अगर वो कंट्रोल, वो केवल देहरादून की बात नहीं है अंकिता जी, किसी भी शहर का जो यूथ है वो कमाल है। और देहरादून में तो खैर बहुत सारी चीजें हो रही हैं, सिनेमा यहाँ पर बहुत ज्यादा हो रहा है, तो आज की डेट में काफी हैपनिंग सा शहर है इन टर्म्स ऑफ सिनेमा मेकिंग और रील क्रिएशन, क्योंकि यहाँ पे लोकेशन जिस तरह की अच्छी मिल जाती हैं और शहरों में आपको नहीं मिलता है कि बैकड्रॉप बार बार दिखाना पड़ता है, तो यहाँ पर तो आपके पास एम्पल अपॉर्चुनिटीज खुल जाती हैं। तो इस तरह की चीजें हैं। जो गढ़वाली सिनेमा में भी जिस तरीके से अब लेवल धीरे धीरे उठने लगे हैं, या छोटी छोटी रील्स बन रही हैं, जो सॉन्ग्स हैं, गढ़वाली सॉन्ग्स जो हैं, उनके जो पहले जो बनते थे, अब जो प्रेजेंटेशंस हैं वो तमाम बहुत अच्छे निकल करके आ रहे हैं, बहुत अच्छा काम हो रहा है। तो यूथ तो बहुत पोटेंशियल है। ये जैसे आपने बोला, पहले जैसे एनएसडी के लोग आया करते थे वर्कशॉप कराने, अगर आज बड़े शहरों के लोग यहाँ पे आए और छोटे शहरों में जाएं और बच्चों को सिखाएं, तो शायद एक और एक्सपोजर उनको ये भी मिलेगा। और आज की डेट में क्या है ना कि ऑनलाइन आने के कारण जो है काफ़ी सारे यूथ जो है, मैंने पूछा कई स्टूडेंट से भी, मैं पूछता हूँ कि तुम इतना अच्छा काम कर रहे हो, ये तुमने, नहीं सर मैंने यूट्यूब में मैं उनको फॉलो करता हूँ, फलां को देखता हूँ, तो वो देहरादून में बैठ करके ही जो, जैसे मैंने कहा ना कि अच्छी किताबें पढ़ना, अच्छा कंटेंट देखना, तो बहुत सारे ऐसे कि मेरे को जब मैं वीडियो शूट करता था तो मेरे उसमें ये प्रॉब्लम आती थी, या जर्क्स आते थे, मेरे शॉर्ट्स में जर्क आते थे, या कलर ग्रेडिंग मुझे अच्छे से नहीं आती थी। फिर मेरे कई सारे जो चीज़ें बहुत ख़राब हो गई। फिर मैंने YouTube में एक बार देखा, तो मैंने फॉलो किया, तो मैं रेगुलर उनके कई सारे मैंने वीडियोस देखे, फिर उसके बाद मैंने काम किया, तो देखो उस बच्चे ने खुद ही सीखा, वो कहीं नहीं गया, बट उसको इतना कंटेंट अवेलेबल है, तो अब वो कहता है कि मैंने तमाम चीज़ें जो हैं घर बैठे मैंने सीख ली। तो वही सीखने की ललक अगर आपके अंदर है ना, तो दुनिया तो बहुत छोटी हो गई है। क्रिएटर के साथ में एक सवाल और आता है, जो लोग अभी बना रहे हैं, जो बच्चे अब बना रहे हैं नए, चाहे मूवीज बना रहे हैं, चाहे सोशल मीडिया के लिए कंटेंट बना रहे हैं, मिनी सीरीज स्पेशली बना रहे हैं, ये अगर और बड़ा करना चाहें, फॉर एग्जांपल फिल्म मेकिंग में आगे आ जाना चाहें, तो अपने लिए स्पॉन्सर्स कैसे ढूंढे? क्योंकि फाइनेंसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रगल क्रिएट करते हैं एक एक्टर और फिल्म मेकर के लिए। इसके लिए सबसे ज़रूरी होता है कि कंसिस्टेंसी आपके काम में लगातार हो, और क्वालिटी अगर आपके काम में लगातार हो। हाँ ठीक है कि वो आजकल जो है क्राउड फंडिंग से बच्चे काम करना चाहते हैं, और बड़ा चैलेंज आपने कहा हो भी गया, और प्रोड्यूसर्स को भी एक्चुअली लगता है कि जहाँ पे जो मनी पार्ट आता है, जो इकोनॉमी आती है, वो भी देखते हैं कि भाई मुझे इमीडिएट इससे क्या चीज़ें नहीं मिलेगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें निकल करके आ रही है, कंटेंट बन तो रहा है, और जो अच्छे कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनके लिए थोड़ा चैलेंज इसलिए भी आ गया क्योंकि बहुत ज़्यादा कंटेंट बन रहा है, और बहुत ज़्यादा जब कंटेंट बन रहा है तो उसमें कुछ ख़राब कंटेंट भी बन रहा है, इनफैक्ट ज़्यादा ख़राब कंटेंट बन रहा है। तो जो अच्छे क्वालिटी फिल्म मेकर्स हैं, अच्छे क्वालिटी कंटेंट क्रिएटर्स हैं, उनके लिए चैलेंज ये आ गया है कि इतनी भीड़ में अच्छा कंटेंट को लेकर के किसी प्रोड्यूसर के सामने जाना, और उसको तो इमीडिएट रेवेन्यू चाहिए, वो पूछेगा कि आपके कितने फॉलोअर्स हैं, कितने लाइक्स हैं, कितने डिसलाइक्स हैं, क्या आपका वो है। और कंटेंट की तो क्वालिटी, अब उसमें हम किस तरह से बात करें कि जो हम रील्स में देख भी रहे हैं, तो आप देख के मुझे बताइए कि जब हम रील को स्क्रॉल करते हैं तो किस तरह का कंटेंट हम उसमें देख रहे हैं। हाँ, कल याद भी नहीं रहता कि क्या देखा है ना। और अच्छे वाले जो कंटेंट है वो तो फ्लरिश कर ही रहे हैं। तो वही है कि क्वालिटी तो आपको दिखानी पड़ेगी, थोड़ा सीखना जरूर पड़ेगा। और थिएटर में भी फाइनेंशियल स्ट्रगल्स होते हैं बहुत ज्यादा। थिएटर में तो शुरू से ही रहा है, आज भी कहते हैं, तो उसके बहुत सारी चीजें होती हैं कि एक तो उसका कैनवस बढ़ जाता है, रिहर्सल से लेकर के, राइट फ्रॉम द स्क्रिप्ट रीडिंग से लेकर के, और जब तक वो प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनल करते हैं, तो वो पूरा एक प्रोसेस जो होता है, मंथ लॉन्ग प्रोसेस या 40-45 दिन के जो काम होता है, तो उसमें फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, रिहर्सल की चाय से खर्चे से लेकर के, लाइट्स, कॉस्ट्यूम डिज़ाइन, तो वो तो एक अलग चैलेंजेस शुरू से रहे हैं। कुछ शहरों को अगर छोड़ दिया जाए, बड़े शहरों को, Tier 1 सिटीज़ को अगर हम छोड़ दें, तो Tier 2 सिटीज़ में तो मतलब चैलेंजेस आज भी हैं, तो लेकिन लोग शौक के लिए कर रहे हैं। क्या बड़े एक्टर्स जो थिएटर कर रहे हैं वो भी सेम स्ट्रगल फेस करते हैं? देखिए, बड़े एक्टर्स का ये होता है कि जो नाम तो चलता है उनका, तो उनके पास फाइनेंशियली वो
कंपैरेटिवली साउंड होते हैं, तो वो थोड़ी देर के लिए अगर ये नहीं भी कुछ बहुत अपने सेटिस्फेक्शन के लिए भी चीज़ें करते हैं, बट यस कर तो रहे हैं। फिर बड़े एक्टर्स का, फिर जब मैं कैनवस की बात कर रहा था ना, कि अगर छोटा अगर टीम है तो कैनवस अगर छोटा तो उनको उस छोटे से कैनवस के लिए ही पैसे जुटाने में दिक्कत आ रही है। बड़े एक्टर्स की जैसे आपने बात की, वो कर रहे हैं तो वहाँ पर जो उसका जो साइड है वो भी बढ़ गया, उसका पैनोरामा बढ़ गया, तो उसमें एक्सपेंसेस और बढ़ गए। तो जब वो और बढ़ गए एक्सपेंसेस, तो उसमें उस लेवल के एक्टर्स को लगता है कि यार इतना ज़्यादा खर्चा हो गया, तो ये तो हम बिल्कुल मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस में, कट टू उसमें आ गए। तो इसको करके फिर ज़्यादा मज़ा तो आया नहीं, सेटिस्फेक्शन मिला वो बात अलग है, लेकिन फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट तो वहाँ भी उस तरह का बना रहा कि लेवल 1 लेवल 2 के हिसाब से। तो हमेशा यही कहा जाता है कि थिएटर में तो चैलेंजेस रहते ही हैं। हाँ, मैं ये मतलब नसीर साहब भी तो इतना काम करते हैं, तो जब नसीर साहब जब काम करते हैं तो वो भी यही कहते हैं कि भाई चैलेंजेस तो होते ही हैं भाई। कई बार फंड्स को लेकर के चैलेंजेस आते हैं, तो उनको भी ये लगता है कि भाई कॉर्पोरेट में भी अगर मैं लेकर के जा रहा हूँ तो जितना बड़ा इस नाटक का कैनवास है उस हिसाब से क्या मुझे उतने पैसे उसमें मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। तो वो चैलेंजेस वो तो रहते ही रहते हैं कि एकदम से कई बार वो नाटक को लेकर के जाते हैं तो कई कॉर्पोरेट हाउस ये भी कहते हैं कि अभी देखते हैं इसको। हालांकि उनका अपना ग्रुप बहुत बड़ा ग्रुप है, उसमें बहुत सारे एक्टर्स को वो तैयार भी करते हैं, बहुत अच्छा काम करवाते भी हैं, बट उनके लेवल के चेंजेस ये भी रहते हैं कि हाँ भाई इतना अब इस थिएटर करके मैं एक बड़ी सी मर्सिडीज और बेंज खरीद लूंगा, तो ऐसा तो वो भी नहीं कर पा रहे हैं आज भी। या वो बड़ा सा बंगला मैं थिएटर करके खरीद लूंगा, तो वहाँ चैलेंज तो उनके लिए भी है ही है। बिल्कुल, मुझे लगता है काफ़ी सेल्फलेस और आर्ट ड्रिवन ये एक फॉर्म है जो कि मुझे शायद बाकी किसी आर्ट फॉर्म में ऐसा दिखता नहीं है। शायद ये एक्टिंग एक तरह का ये वो फॉर्म देखिए, इसमें बहुत सारी चीजें निकल करके आती है ना। एक्टिंग की अगर बात करते हो या मैं परफॉर्मिंग आर्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ, थिएटर की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसमें देखिए बुक्स तो जुड़ी जाती हैं, ऑटोमेटिकली जुड़ जाती हैं। जैसे मैं शुरू में भी कहा था कि एक्टर का पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है, या उसको शौक होना चाहिए पढ़ने का। तो किताबों से जब वो जुड़ जाता है तो फिर वो लिटरेरी भी साउंड हो जाता है और उसकी दुनिया फिर अलग दायरे में निकल करके चली जाती है। एक छोटा सा आपसे रैपिड फायर आपसे पूछूंगी मैं। कुछ क्वेश्चंस मैंने तैयार किए हैं, बहुत ही शॉर्ट ओपन एंडेड क्वेश्चंस है। तो सबसे पहले तो हम नसीर सर का जिक्र कर रहे हैं, तो आप किसको चूज करेंगे, नसीर सर और इरफान खान? ओ बाप रे, एक चूज करना है आपको, क्योंकि इरफान सर के साथ मैंने काम किया तो मैं भी इरफान। स्टेज और स्क्रीन? स्टेज। आर्ट और फेम? आर्ट। रिजेक्शन या इग्नोरेंस में से सबसे ज्यादा डिफिकल्ट क्या है? इग्नोरेंस। एक एक्टर जिसको देख के आपको जेन्युइन जेलसी होती है कि यार इनके पास कितना अच्छा काम है एंड व्हाट अ ग्रेट एक्टर ही इज? रणवीर सिंह। कोई ओवररेटेड बॉलीवुड मूवी या कोई डायलॉग जो आपको लगता है बहुत हाइप्ड और ओवररेटेड है? जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। मतलब मुझे इसलिए लगता है क्योंकि जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, भाई मतलब पहले से ही जी रही है ना, तो मतलब आपने उसको बोला कि अब तू जिएगी, मतलब अभी तक हमारे उसमें थी, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो वो तो जिंदगी जीने के लिए हमेशा से मूवी में तो ऐसा ही था कि उसके फादर ही ड्राइव करते थे। ओवरऑल मैं बात कर रहा हूँ है ना। तो कोई एक बात जो ऑडियंस को फिल्म्स के बारे में गलत पता है? उनको लगता है कि हर फिल्म जो है बनती जब है तो ये इसमें बहुत मज़े ही होते हैं और ये बहुत आसान है और इन्होंने तो बहुत मज़े ये लोग करके फिल्म बनाते हैं और एक बार में कहते हैं मज़ा नहीं आया, चाहे वो फ्लॉप फिल्म भी हो। लेकिन उस फ्लॉप फिल्म के पीछे भी कितनी मेहनत और कितनी सारी चीज़ें लगी होती हैं। तो ये लोगों को लगता है कि बस देख करके कि बस ये सिर्फ टाइम पास करके इन्होंने मजे के लिए बना दिया, ऐसा नहीं होता। तो लोगों को लगता है इट इज बहुत इजी है, केक वॉक। लास्ट में एक सवाल आपसे पूछूंगी, थिएटर ने आपको ऐसा क्या दिया है जो बॉलीवुड से आपको नहीं मिला? मैं दोनों चीजें करता हूँ, बड़ा मुश्किल है सवाल आपने मुझे किया, बट हाँ, बस थिएटर ने मुझे कम से कम ये बताया कि मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं, एक अच्छा रीडर मुझे थिएटर ने बनाया। बॉलीवुड में जब मैं करता हूँ तो जल्दी स्क्रिप्ट मिलती है, 2 पन्ने 4 पन्ने 6 पन्ने जितना मेरा कैरेक्टर होता है। थिएटर में पूरे प्रोसेस से जाता हूँ, तो आई एम मोर क्लोज टू बुक्स इन थिएटर एज कम्पेयर टू बॉलीवुड। मुझे बहुत मज़ा आया आपसे बात करके और आई एम श्योर आप जो अब यंग बच्चों को पढ़ा रहे हैं थिएटर के या परफॉर्मिंग आर्ट्स के जो गुण सिखा रहे हैं वो उससे अपने को एक्सेल कर पाएंगे। और साथ साथ आपने जो हमें एक बैकग्राउंड दिया, एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव दिया बॉलीवुड का, परफॉर्मिंग आर्ट्स का, वो एक मेरे लिए लर्निंग रहा है। जैसा मुझे भी लगता था कि फिल्म बनाना शायद आसान होता है, लेकिन एक छोटी छोटी चीज़ें, चाहे वो लाइट्स लगाना है, चाहे वो सेट तैयार करना है या फिर उसके बाद एडिटिंग ही करना है, वो सब कुछ एक बड़ा प्रोसेस है एंड इट इज़ अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। साथ साथ एक
एक्टर का स्पॉन्ज की तरह होना बहुत ज़रूरी है ताकि वो सब चीज़ सीख सके। True. और किसी भी इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो मल्टी डायमेंशन ग्रोथ के लिए पढ़ता रहे निरंतर और बुक्स के करीब रहे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। थैंक यू सो मच अंकिता, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू। तिग्मांशु धूलिया सर बताते हैं एक बार कि वो नेचर लवर थे, कि वो किस शूट कर रहे थे, वो इंटरव्यू में उन्होंने बोला कि वहाँ पे मधुमक्खी का एक छत्ता था, वो जंगल में किसी शूट कर रहे थे और वो मधुमक्खियां क्या कर रही थी कि आ रही थी बार बार ना, डिस्ट्रैक्ट कर रही थी शूट पे आकर के, काट ना लेके, जो एक दो को काट लिया तो उनका उधर ही काफी डिस्ट्रैक्ट तो करते हैं। टीचर ने ऐसे ही बोला यार मुझे ना ये मधुमक्खियां नहीं चाहिए कल से। तो उनके 2-3 बार कट हो गया शूट पे एक्टर को, कहा यार मधुमक्खियां नहीं चाहिए मुझे कल से। और उन्होंने बोल के बेचारे चले गए और वो दूसरे दिन उन्होंने टीम के लोगों ने वो छत्ता ही पूरा जला दिया। और वो जला दिया और वहां से वो मधुमक्खियां जो थी उसमें कुछ थी और वो छत्ता जल गया और कुछ वहां पे जल के मर गई और कुछ वो इधर उधर भाग गई। कह रहे हैं कि इरफान का शूट नहीं था, 2 दिन बाद शूट था उसी जगह पे। कि तो आदमी आया उसने ऐसे नजर मिलाई और उसकी नजर छत्ते पे गई और कह रहा ये छत्ता कहाँ गया? कहता यार ऐसा ऐसा थे। अच्छा, इरफान खान ने बोला। हाँ, कहते ही वाज सो फ्यूरियस और आंखें लाल उस आदमी के गुस्से में कि क्या किया तुमने। तिशु सर ने बोला बुलाओ तिशु को। गुस्से में मतलब तमतमाता है वो, जो कितने अच्छे दोस्त हैं। और आंखें ऐसी कि जैसे कह रहे टीचर बताते हैं, कहते ऐसे मुझे डांट रहा है और कि जैसा भी रो पड़ेगा ये आदमी कि तुमने यू नो व्हाट यू हैव डन। और कह रहे मधुमक्खियों के ऊपर उस आदमी ने मुझे 10 मिनट तक बताया कि ये किस तरीके से ये करती हैं, इसकी क्वीन भी होती है, ये होती है, ये होती है, और पॉलिनेशन करती है, ये करती हैं। 10 मिनट तक पूरा मुझे लेक्चर मधुमक्खियों पे दे लिया। और कह रहे ऐसा लग रहा था कि अब रोने वाला है ये आदमी कि ये तुमने क्या किया, और पूरा मूड उसका स्पॉइल हो गया। He was so sensitive. Yes, वो और And actually bees are very important. Absolutely. और कह रहे हैं हमें नहीं मालूम था कि ऐसा उसको खराब लग जाएगा। कि सीन तैयार था कि गिव मी 15-20 मिनट्स। फिर वापस गए अपनी वैनिटी में, गए मुंह धो करके आए, देन सब कह रहे यार he was so furious. Yes. और ऐसे तमाम चीजें में उन्होंने वो किया, तो वो ग्रेट मैन। आई थिंक तभी उनको उस तरह से याद किया भी जाता है। बहुत चलो, मैं आई एम सो लकी कि मैंने तो उनके साथ वो काम किया है। तो पान सिंह तोमर वाला इसका, लकीली वो सीन बड़ा इंपॉर्टेंट है जो मेरा सीन उनके साथ लगा ना जी, वो सीन भी बहुत इंपॉर्टेंट था। आइसक्रीम पिघलनी नहीं चाहिए, तो कई बार रील्स में भी चलता रहता है जी।